नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सामाजिक विज्ञान माध्यमिक परीक्षा स्पेशल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हम परीक्षा से संबंधित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और कई प्रश्नों को हमने हल करके देखा है। आज हम बात करेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न की, जो कि परीक्षा में 2 अंक का एक प्रश्न परीक्षा में आता है। तो हम इस परीक्षा में वे कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो इस परीक्षा में आने की जिनकी संभावना है, उन प्रश्नों पर हम आज बारी बारी से चर्चा करेंगे और उनको किस प्रकार से लिखा जाए जिससे हमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हों। तो हम पहला प्रश्न है हमारा आज, भारत में कृषि फसलों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण कीजिए और एक एक उनका उदाहरण भी दीजिए। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार लिखें? तो कृषि फसलों को उपयोग के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है खाद्यान्न फसलें, और इसके उदाहरण दे सकते हैं अपन, जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, कई सारी अन्य चीज़ें इसमें हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि प्रश्न 2 अंक का है तो इतना ही काफ़ी है। दूसरा है व्यावसायिक फसलें। इनके उदाहरण क्या हो सकते हैं जिनका उपयोग व्यवसाय के रूप में बेचने के आधार पर होता है? वो है गन्ना, जिससे शक्कर बनती है, कपास, कपड़ा उद्योग में काम आता है। तीसरा है बागानी फसलें। वे फसलें जो बागों में पैदा होती है, बागान या रोपण फसलें भी होती है। इनके उदाहरण हैं चाय, कॉफ़ी आदि। चौथी प्रकार की फसलों का वर्गीकरण है उद्यान फसलें। और इनके उदाहरण हैं फल, सब्जियां, जो भी पैदा होती है वो उद्यान में पैदा होती है। इस प्रकार हमने भारत में फसलों का उपयोग किस आधार पर होता है इसका वर्गीकरण किया। 4 भागों में किया: खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। और इनके उदाहरण भी हमने दिए। पहले के गेहूँ और चावल, व्यावसायिक फसल के गन्ना और कपास, बागानी फसलों के चाय और काफ़ी, और उद्यान फसलों के फल और सब्जियां। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर जनसंख्या के प्रवास के प्रमुख कारण लिखिए। यानी गाँव को छोड़कर शहरों की ओर लोग क्यों जा रहे हैं, ये कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लोग जा रहे हैं। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार लिखें? ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर जाने के कारण। पहला कारण शहरों में अधिक मूलभूत
सुविधाओं के कारण पहला। दूसरा है शहरों में शिक्षा और चिकित्सा की अधिक सुविधाओं के कारण। तीसरा है रोजगार हेतु प्रवास। और चौथा हम कारण लिख सकते हैं उद्योग धंधों का शहरों के निकट स्थित होने के कारण। ये 4 इम्पोर्टेंट कारण हम इस प्रश्न में ले सकते हैं। यदि हम कारणों को इस उत्तर में समाहित करते हैं तो हमारे पूरे में से पूरे नंबर आने की संभावना रहती है। पहला है शहरों में अधिक मूलभूत सुविधाओं के कारण, शहरों में शिक्षा और चिकित्सा की अधिक सुविधा होने के कारण, रोजगार हेतु और उद्योग धंधों का शहरों के निकट स्थित होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, धात्विक खनिजों को वर्गीकृत कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। यानी धात्विक खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे अपन, धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है लौह धातु प्रधान, जिसमें लौह धातु की प्रधानता होती है। इसको इस प्रकार हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्या होता है समझाने का प्रयास करें। इसमें लौह धातु के अंश की प्रधानता पाई जाती है। और यहाँ लिखकर इसको उदाहरण लिख सकते हैं हम, क्योंकि जब ही नंबर हमें पूरे में से पूरे मिलेंगे, जैसे लौह अयस्क, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि। दूसरा प्रकार है अलोह धातु प्रधान, जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। इसका कैसे लिखेंगे, इसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। और उदाहरण लेंगे इसके तांबा, सोना, चांदी, जस्ता, एल्यूमिनियम, टिन, मैग्नीशियम। यानी
धात्विक खनिजों को हमने दो भागों में बांटा, लोह धातु प्रधान, अलोह धातु प्रधान। लोह धातु प्रधान जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता होती है, उदाहरण लोहा अयस्क, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट। अलोह धातु में जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, उदाहरण आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे तांबा, सोना, चांदी, जस्ता आदि। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, इन्हें वर्गीकृत कीजिए। तो इसका सीधा सा उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है ईंधन खनिज, इसके बाद में हम लिखें, इन्हें ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, ईंधन खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। यानी वे खनिज जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, उन्हें ईंधन खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। दूसरा है अणुशक्ति खनिज, इनमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, कैडमियम, इल्मेनाइट आदि सम्मिलित होते हैं। तो ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं, वे खनिज जिनसे ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ईंधन खनिज जिन्हें हम ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं, जैसे गाड़ियों में पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस घर में बनाने के लिए कोयला इत्यादि। अणुशक्ति खनिज जिनसे हम आणविक ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, इल्मेनाइट है आदि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, साक्षरता किसे कहते हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी है। ये प्रश्न दो भागों में बटा हुआ है, तो जब तक हम इसे 1+1 जब तक हम दोनों चीज़ों के बारे में नहीं लिखेंगे, तब तक हमें 2 नंबर प्राप्त नहीं होंगे। तो पहले हम लिखेंगे साक्षरता दर की परिभाषा, या साक्षरता किसे कहते हैं। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति
जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ या लिख सकते हैं, यानी कौन व्यक्ति शामिल करेंगे? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ या लिख सकते हैं, उन्हें साक्षर व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। इसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरी चीज लिखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 74.04% है। और इस प्रकार हमारे 2 में से 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। साक्षरता दर किसे कहते हैं पहले ये लिखना है, उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी रही है इसके बारे में लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें, राज्यपाल पद के उम्मीदवार में कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है, पहली योग्यता वह भारत का नागरिक हो। दूसरी, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो। तीसरी योग्यता वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। यदि पहले सदस्य है तो उसकी नियुक्ति की तिथि से उसे उसकी सदस्यता का त्याग करना पड़ेगा। चौथी योग्यता है वह सरकार के किसी लाभ के पद को धारण किए हुए न हो। ये 4 योग्यताएं
राज्यपाल पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक है। पहली योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी है वह 35 वर्ष से अधिक का हो। यदि 35 वर्ष से कम आयु है तो वह राज्यपाल पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है या उसे नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तीसरा है वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। यदि है तो उसे जिस दिन राज्यपाल बनाया जाएगा उस दिन उससे पहले उसे उसकी सदस्यता का त्याग करना होगा। और चौथा है वह सरकार के किसी भी लाभ के पद को धारण किए हुए न हो। कोई भी किसी आयोग, बोर्ड या किसी भी चीज़ का सदस्य वो नहीं होना चाहिए। यदि है तो उससे पहले उसे छोड़ना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आज आपको जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की आपको अच्छे लगे होंगे और परीक्षा की दृष्टि से भी ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आपके पास निरंतर वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।